हेलो बेटा, कैसे हैं आप लोग। हम लोगों ने बेटा जब अपने 3 हार्मोन खत्म किए थे, जो तीनों हमारे आते हैं बेटा इन द कैटेगरी ऑफ द प्लांट ग्रोथ स्टिमुलेटर में, जिसमें आपने बातें की ऑक्सीजन के बारे में, जिसमें आपने बातें की बेटा जब अबाउट द जिबरलिन, अबाउट द साइटोकाइनिन। लास्ट लेक्चर में बेटा जी आपने बातें की थी जिबरलिन और साइटोकाइनिन के बारे में। साइटोकाइनिन का नाम साइटोकाइनेसिस वर्ड से आया था कि वो सेल डिवीजन कोज करता है, साइटोकाइनेसिस को इंड्यूस करता है। उसमें हमने 2 नाम आपको बताए, जिएटिन और काइनेटिन। काइनेटिन फर्स्ट डिस्कवर्ड सीके था, बट ये नेचुरली नहीं मिलता प्लांट में। जो फर्स्ट नेचुरली ऑकरिंग साइटोकाइनिन जो डिस्कवर हुआ था बेटा जी, वो था आपका जिएटिन। तो ये वर्ड आपको याद रखने, क्योंकि इन पे बहुत बेसिक क्वेश्चन बनते हैं हमारे पेपर में। अब हम आगे की बातें करते हैं। आपने कहा था सर ये तो थे हमारे ग्रोथ, ये तीनों थे हमारे ग्रोथ स्टिमुलेटर। अब हम बात करेंगे अबाउट द ग्रोथ इनहिबिटर, और आपने कहा था ग्रोथ इनहिबिटर वाला जो होता है वो हार्मोन था एब्सिसिक एसिड, दैट इज ABA। तो अब हम उसकी बात शुरू करते हैं। आपने कहा सर अब हम अपना अगली कैटेगरी में आते हैं, और नाम है उसका बेटा जी एब्सिसिक एसिड। जो आपने कहा था हमारा ग्रोथ को इनहिबिट करता है, और मेनली जब एक प्लांट पे स्ट्रेस लगता है तो ये काम करता है। और आपने कहा था ये मेनली 2 काम करता है, या तो ये एब्सेशन कोज करता है, या फिर बेटा जी यहाँ पे आपका डोरमेंसी कोज करता है। ये बात आपने की थी, तो हम वही बात को शुरू करते हैं यहाँ पे आपका बेटा जी कि ये हार्मोन का क्या नाम है। तो हम कहते हैं इसके मेन फंक्शन क्या है, उसके भी हम इसके नाम रखने वाले कि इसके और भी कुछ नाम रखे जाते हैं। जैसे कि मैं कहूंगा सबसे पहला फंक्शन बेटा जी, इट मेंटेन सीड डोरमेंसी। सीड डोरमेंसी वर्ड का क्या मतलब है, आपने कहा बाहर कंडीशन अनफेवरेबल है। अब कंडीशन अगर फेवरेबल नहीं है तो वो सीड कभी नहीं चाहेगा कि वो जर्मिनेट करे और उसका एक न्यू सीडलिंग अराइज हो, क्योंकि कंडीशन अगर फेवर करने वाली नहीं है तो वो सीडलिंग आते ही डेड हो जाएगा। तो उस केस में वो सीड अपने आप को इनहिबिट करके रखेगा अपनी ग्रोथ को। तो आप कहते हैं जो टेम्परेरी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट स्टॉप हो जाता है, उस फिनोमेना को कहते हैं हम डोरमेंसी। तो आप कहते हो सीड को डोरमेंसी में रखने का काम अगर कोई करता है तो कौन करता है बेटा, जब कहें यहाँ पे एब्सिसिक एसिड। तो आपसे कहा जाएगा एक वर्ड, एक डोरमेंट सीड में अबेंडेंट अमाउंट में कौन सा हार्मोन होता है। तो कौन सा हार्मोन होता है बेटा जी आपका ABA होता है। जरा याद कीजिएगा आपने क्या कही थी थोड़ी देर पहले जीके के बारे, अपने जिबरलिन के बारे में, कि जिबरलिन वो हार्मोन है जो अबेंडेंट फॉर्म मिलता है जर्मिनेटिंग सीड में। एक सीड अगर जर्मिनेट करता है तो वहां ज्यादा होता है जिबरलिन, बट जब एक सीड डोरमेंट होता है तो उसमें अबेंडेंट फॉर्म में कौन होता है, एब्सिसिक एसिड, जो उसे जर्मिनेट होने से रोकने वाला है। तो मतलब एब्सिसिक एसिड एक एंटागोनिस्टिक है, किसका बेटा जी, जिबरलिन का। एंटागोनिस्टिक का मतलब है अपोजिट इन एक्शन, अपोजिट इन एक्शन टू दी जिबरलिन। जिबरलिन से बिल्कुल कैसा है बेटा जी, उल्टा काम करता है। जिबरलिन चाहता था सीड जर्मिनेट करे, ये चाहता है सीड डोरमेंट रहे। तो आपसे कहा जाएगा एब्सिसिक एसिड किस हार्मोन का एंटागोनिस्टिक है। तो आप आंसर देंगे ये जिबरलिन का क्या है बेटा जी, एंटागोनिस्टिक है। तो आपने कहा इट मेंटेन सीड dormancy and inhibit seed germination। ठीक बात है। इसी के भी हम कहते हैं एब्सिसिक एसिड इज ऑल्सो नोन एज डोरमिन हार्मोन। इसी के भी पे हम इसका नाम रखते हैं डोरमिन हार्मोन। तो अगर आपको किसी बुक्स में डोरमिन वर्ड आ जाए, या आप जब किसी क्वेश्चन को सोल्व करो वहां पे डोरमिन नाम आ जाए, तो डोरमिन किसका नाम है बेटा जी, यहाँ पे इसी हार्मोन का नाम है, बिकॉज ये डोरमेंसी को क्या करता है, मेंटेन करता है। ठीक बात है, आगे चलिएगा। इट कोज एब्सेशन ऑफ leaves, flower and fruit। आपके कहते हो जब कंडीशन अनफेवरेबल होती है तो उस टाइम पे, जैसे वाटर के स्ट्रेस की बात करते हैं, तो उस टाइम पे आपके सारे पत्ते गिर जाते हैं प्लांट के। तो आपने कहा ये रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है अगेंस्ट द कोल्ड एंड द
हॉट टेम्परेचर, और ये उस टाइम पे उसके पत्ते वत्ते गिरा के उसके मेटाबॉलिज्म को क्या करता है, ये इनहिबिट करने का काम या स्लो डाउन करने का काम करेगा। तो हम ये कहते हैं ये एब्सिशन कोज करता है, ये पत्तों को गिराने का काम करता है, फ्लावर को गिराता है बेटा जी, फ्रूट को गिराने का काम करता है। तो हम ये कहते हैं नोन एज एब्सिशन हार्मोन। एक ऐसा हार्मोन जो एब्सिशन कोज करता है उसको हमने क्या कहिए बेटा जी, आपका एब्सिशन कोज करते ही चीजों का फॉलिंग डाउन करवाता है, चीजों को गिराने का काम करता है बेटा जी। ओके, थर्ड बेटा जी, इट इनहिबिट मेटाबॉलिज्म। जैसे आपने कहा था जो भी हमारे ग्रोथ प्रमोटिंग वाले हैं वो रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म को, रेट ऑफ द रेस्पिरेशन को फास्ट करते हैं ताकि प्लांट की ग्रोथ हो सके। बट मैंने कहा ना, ये प्लांट की ग्रोथ को रोकने का काम करते हैं, न्यू मटेरियल के सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं। जैसे आपने कहा जर्मिनेशन के टाइम पे हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स को बना के स्टोर फॉर्म को सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करवाने का काम करता है जिबरलिन। ये उससे उल्टा काम करता है, ये उन एंजाइम्स को इनहिबिट करता है ताकि कभी भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म सिंपलर फॉर्म में ना आए। तो भैया जी वहां पे रेस्पिरेशन को इनहिबिट करता है, ये सेल के मेटाबॉलिज्म को, ये प्लांट बॉडी के मेटाबॉलिज्म को क्या करता है, ये इनहिबिट करता है। तो हमने कहा इट इनहिबिट मेटाबॉलिज्म, इट इनहिबिट मेटाबॉलिज्म, इट मेंटेन द सीड डोरमेंसी। और आप कह सकते हो मेंटेन बड डोरमेंसी। आप ये कहते हो सर एक प्लांट में बड है, लेटरल बड है जो ग्रो होके वहां पे फ्लोर आना चाहता है, लीव्स आना चाहता है, ब्रांच आना चाहती है, बट ये उस बड को डोरमेंट में रखेगा एंड प्रिवेंट इट्स जर्मिनेशन एंड प्रिवेंट इट्स ग्रोथ। ये उस बर्ड को कभी ओपन नहीं होने देगा, उसको बेटा जी हमेशा किस में रखेगा, ये डोरमेंसी में रखेगा बेटा जी। आप इस तरह की बात कर सकते हो। अगला वर्ड आता है, आप लोगों ने जब ट्रांसपिरेशन वर्ड पढ़ा था वहां पे आपने कहा था स्टोमेटा की जब ओपनिंग होती है तो ये स्टोमेटा की ओपनिंग को क्या करता है बेटा जी, यहां पे इनहिबिट करता था। आपने लिखा बेटा जी इट कोज क्लोजर ऑफ स्टोमेटा एंड act as एंटी ट्रांसपिरेंट। आपने ट्रांसपोर्ट इन द प्लांट में भी ये बात कही थी, ट्रांसपिरेशन के अगेंस्ट एक्ट करता है और ये ट्रांसपिरेशन को रोकने का काम करता है क्योंकि स्टोमेटा की क्लोजिंग करता है। ये यहां पे नेचुरली ये एंटी ट्रांसपिरेंट है, ये ट्रांसपिरेशन को इनहिबिट करता है। तो आपने कहा इसका मतलब ये प्लांट को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम दी वाटर स्ट्रेस and protect the plant from water stress। ये उससे उसे क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। तो हमने कहा नॉन एज स्ट्रेस हार्मोन। अभी आपका सब्जेक्टिव पेपर होना है तो उसमें बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं, छोटे छोटे मतलब 2 नंबर क्वेश्चन आ जाएंगे यहाँ पे कि विच हार्मोन इज नोन एज स्ट्रेस हार्मोन एंड व्हाई, उसे हम स्ट्रेस हार्मोन क्यों कहते हैं और कौन से हार्मोन को कहते हैं। तो ये बात याद रखनी है। डोरमेन भी इसका नाम है, एब्सिशन भी इसका नाम है बेटा जी, स्ट्रेस हार्मोन भी हम इसी का नाम रखते हैं। ये सब बातें बेटा जी आपको यहाँ पे याद रखनी है क्योंकि ये क्वेश्चन हमसे एज इट इज पेपर में पूछे जाते हैं। और जब आते हैं तो हमें लगता है कि डोरमेन तो हमने कोई हार्मोन पढ़ा ही नहीं, हमने यहाँ पे ऐसा तो कोई हार्मोन पढ़ा ही नहीं जो ऐसा सब काम करता हो, तो ये किसकी बातें हो रही है यहाँ पे। तो उस टाइम पे आपको याद रखना है कि बातें किसकी हो रही है बेटा जी, यहाँ पे एब्सिसिक एसिड की हो रही है। ये सब बातें आपको यहाँ पे याद रखनी है बेटा जी। ओके, आप इसके बारे में याद रखना इस बात को, इट इज एंटागोनिस्टिक टू जी, मतलब दैट इज एंटागोनिस्टिक का मतलब क्या होता है, आप लोग समझ लेना इस बात को। जो काम में अपोजिट हो, जो काम में अपोजिट हो उसको हम क्या बोलते हैं, एंटागोनिस्टिक। तो ये कैसा हार्मोन है बेटा जी, एंटागोनिस्टिक।
अब बात आती है सर ये हार्मोन की डिस्कवरी कैसे हुई थी, जिसको डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट का नाम था बेटा जी एडिकोट। एडिकोट ईटल, उन्होंने इसको डिस्कवर किया था डोरमेंट कॉटन बुल्स में। डोरमेंट नहीं, कॉटन बुल्स एब्सेशन के टाइम पे। समझना इस बात को। आप कहते हो कपास का पेड़ है, कॉटन का पेड़ है, उसमें कॉटन के बुल्स आते हैं, उसमें ऐसे आता है जहां पे कॉटन लगती है, वो प्री मेच्योर स्टेट में टूट टूट के गिरने लग रहा था। तो उसने देखा कि कॉटन क्यों टूट के गिरता है, ऐसा क्या हो रहा है कि यहाँ पे कॉटन टूट टूट के गिर रहा है। उसने वहां पे देखा कि प्लांट में कोई ऐसा केमिकल है जो उसे बार बार गिराने का काम करता है। तो हमने जब कॉटन के बुल्स का बेटा एब्सेशन देखा, उस टाइम पे उसको वहां पे आइसोलेट किया किसने, यहाँ पे एडिकोट ईटल ने। तो हमें कहते हैं कि ये डिस्कवर बाय द एडिकोट ईटल ड्यूरिंग द कॉटन बुल्स एब्सेशन। ये हार्मोन के बारे में आपको ज्यादा चीजें नहीं है, ये आपकी मेन बातें जो आपको याद रखनी है बेटा जिसके बारे में कि एब्सेशन कोज करता है, ये सीड की डोरमेंसी को मेंटेन रखता है, उसके इनहिबिट करता है सीड की जर्मिनेशन को, ये कोज करता है एब्सेशन ऑफ द लीव्स एंड फ्लावर एंड फ्रूट, ये इनहिबिट करता है मेटाबॉलिज्म को, ये मेंटेन करता है बर्ड की डोरमेंसी को, प्रिवेंट करता है उसकी ग्रोथ को, ये स्टोमेटा को क्लोज करके स्ट्रेस से बचाने का काम करता है। ये सब छोटे छोटे चीजें हैं जो हमसे पूछी जाएगी यहाँ पे इसके बारे में। आई थिंक आपको ये बातें याद रहेंगी। खत्म होता है इसके साथ ही बेटा जी हमारा ये हार्मोन। छोटी छोटी इसकी बातें और कर लेते हैं। इसकी डिस्कवरी कोई बहुत ज्यादा नहीं है, छोटी सी है। अब एक बात और याद रखनी है, जैसे आप लोगों ने कहा था कि ये हार्मोन की प्रिकर्सर कौन है, तो आप याद रखो कि इसका जो प्रिकर्सर है बेटा जो क्या है, कैरोटेनॉइड, दैट इज ज़ैंथोफिल, इसका बेटा जी प्रिकर्सर है। प्रिकर्सर ऑफ एब्सिसिक एसिड, नाम से ही पता लग रहा है कि एब्सिसिक एसिड है, मतलब ये एसिडिक इन नेचर, और वीक एसिड है ये भी बेटा जी। तो आप ये कहोगे कैसा है बेटा जी, यहाँ पे एसिडिक इन द नेचर है, तो आपको ये बातें भी इसके बारे में बेटा जी यहाँ पे याद रखनी है। एक और बात याद रखना है बेटा जी, ट्रांसपोर्टेड थ्रू जाइलम एज वेल एज फ्लोएम, ये दोनों से क्या होता है बेटा जी यहाँ पे ट्रांसपोर्टेड होता है। ये मेनली वहां पे ज्यादा बनता है जहां पे एब्सेशन होना हो, जहां पे बेटा जी आपका यहाँ पे सेंसेशन होना हो, ये वहां पे ज्यादा बनता है। तो डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट में बनता है, और जब ट्रांसपोर्ट होना हो वन पार्ट टू अनदर पार्ट, तो किसके थ्रू होता है, थ्रू जाइलम और फ्लोएम, दोनों थ्रू क्या होता है बेटा जी ट्रांसपोर्ट होता है। इट्स ऑल अबाउट एब्सिसिक एसिड जो हमारा यहाँ पे खत्म होता है बेटा जी। अब हम बात करते हैं अपने अगले एक इंपॉर्टेंट हार्मोन के बारे में, जिसका नाम है बेटा जी यहाँ पे इथाइलिन। ये खास हार्मोन है। क्यों खास हार्मोन है, आपने कहा था ये दोनों कैरेक्टर शो करता है बेटा जी, ये ग्रोथ को प्रमोट भी करता है तो ये ग्रोथ को इनहिबिट भी करता है। आपने कहा था ये हार्मोन दोनों कैटेगरी में फिट होता है, बट हम इसे पढ़ते किसमें बेटा जी, ग्रोथ इनहिबिटर्स में हम इसे क्लासिफाई करते हैं, बट ये स्पेसिफाइड उस कैटेगरी में नहीं आता है। ये दोनों एक्टिविटी शो करेगा, तो हम इसकी दोनों एक्टिविटी जानेंगे क्या क्या एक्टिविटी यहाँ पे करता है। ठीक बात है, पहले बातें करते हैं इसकी डिस्कवरी कैसे। इसकी डिस्कवरी बड़ी जबरदस्त थी, इसकी डिस्कवरी बड़ी जबरदस्त थी। एक साइंटिस्ट था, उसका नाम था कजन्स, एक साइंटिस्ट था उसका नाम था बेटा जी यहाँ पे कजन। उसने क्या देखा, एक राइपेंड ऑरेंज है और बेटा जी एक यहां पे अनराइपन बनाना थी जो पास पास रखे थे। एक पका हुआ संतरा है और एक कच्चा बेटा जी बनाना था, और वो ये देखता है ये जो अनराइपन बनाना था जो किसके साथ रखा होता बेटा जी, राइपन ऑरेंज के साथ रखा था, और नहीं भाई ऑरेंज,
जो एक राइपेंड ऑरेंज के साथ रखा तो वो ऐसा होता है कि इट कोज राइपनिंग ऑफ अनराइपन बनाना। मतलब जब एक कच्चे केला को हमने पक्के संतरा के पास रखा तो वो कच्चा केला पक के तैयार हो जाता है। अब ऐसा क्या हुआ जो इस पक्के संतरा ने इस कच्चे केले को पका दिया, किसी को समझ नहीं आया। बट ये चीज ऑब्जर्व किसने की बेटा जी, यहाँ पे कजन ने, कि जब भी हम किसी कच्चे केला को किसी पक्के संतरा के पास रख दे तो वहां पे वो पक जाता है। तो मतलब कुछ ऐसा है जो यहां से यहां ट्रांसफर हो रहा है। तो इसका उसे पता तो नहीं लगा, बट यहां उसे पहली बार हिंट मिल गया कि कुछ है प्लांट में जो ये सारा काम कोई कोज कर रहा है। इसके बाद बात आगे बढ़ी और साइंटिस्ट आ गया बेटा जी आर्गेन, और उसने बेटा जी पहली बार डिस्कवर किया कि गैसियस एक वोलेटाइल सब्सटेंस है जो ऑरेंज से निकलने लग रहा है। एक गैसियस स्टेट में एक वोलेटाइल सब्सटेंस है जो राइपन ऑरेंज से निकलता है और जो कोज करता है राइपनिंग ऑफ द अनराइपन बनाना। और आपने कह दिया इन्होंने बेटा जी उस गैसियस प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर की बातें की जिसका नाम क्या है बेटा जी यहां पे, इथाइलिन। तो आपसे कोई पूछे इथाइलिन को डिस्कवर करने वाला कौन था, तो कौन था बेटा जी, आपका आर्गेन ने उसे डिस्कवर किया था कि भाई ये वोलेटाइल सब्सटेंस है जो उस ऑरेंज से उस बनाना के पास जा रहा है और ये उसकी रैपनिंग कोज कर रहा है। एक बात याद रखना, इट इज द ओनली हार्मोन दैट एग्जिस्ट इन द गैसियस स्टेट। ये इकलौता ऐसा हार्मोन है जो गैसियस स्टेट में प्रेजेंट है और ये एक प्लांट से दूसरे प्लांट में भी जा सकता है। और हार्मोन विद इन द प्लांट जाते हैं, वन प्लांट टू अनदर प्लांट नहीं जाते हैं। बट ये वन प्लांट टू अनदर प्लांट भी जा सकता है, वन पार्ट टू अनदर पार्ट तो जा ही रहा है। तो ये गैसियस स्टेट में ट्रांसफर होता है। तो याद रखना इस बात को, डिफ्यूजन के थ्रू ट्रांसफर होता है बेटा जी यहाँ पे। और ये पता लगा है आर्गेन ने कि वोलेटाइल सब्सटेंस है जो ये सब काम करने लग रहा है। ये इसकी छोटी सी डिस्कवरी की बातें थी। अब बात आती है सर व्हाट आर द फंक्शन ऑफ द इथाइलिन। और ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि हमारे पेपर में यहां से क्वेश्चन बनता है कि इथाइलिन के फंक्शन क्या है। तो मैं दो तरह से इसके फंक्शंस की बात करूंगा। जैसा आपने कहा ये दोनों तरह के फंक्शन शो करेगा, तो आपको उसे अलग अलग हेडिंग डाल के समझना है क्योंकि हमारे एग्जाम में बड़ा जबरदस्त तरीके से क्वेश्चन बन जाता है सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव। तो आप उसको समझिएगा। पहले मैं बोलूंगा ग्रोथ प्रमोटिंग फंक्शन, जो आपको समझनी। पहला फंक्शन बेटा जी कोज horizontal growth and swelling of axis। जरा समझ कर देखो, आपने कहा सर ये हमारा प्लांट है, एक तो इसकी ग्रोथ होती है प्राइमरी ग्रोथ और एक इसकी ग्रोथ होती है बेटा जी इस तरह से लेटरल ग्रोथ। तो मैंने कहा ये ग्रोथ कोज करता है, एपिकल ग्रोथ तो करेगा ही करेगा, बट ये साथ में फेवर करता है बेटा जी आपके यहाँ पे लेटरल ग्रोथ को। अब सोचिएगा अगर लेटरल ग्रोथ होगी सेकेंडरी ग्रोथ ज्यादा होगी, सेकेंडरी ग्रोथ ज्यादा होगी तो भैया जी जो एक्सिस है प्लांट को स्वेल अप हो जाएगा, उसकी स्वेलिंग होगी। तो ये फेवर करता है बेटा जी आपके यहाँ पे हॉरिजॉन्टल ग्रोथ को। ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है। ये किसको ग्रोथ को कोज करता है बेटा जी, आपके हॉरिजॉन्टल ग्रोथ को, जिसकी वजह से आपका जो एक्सिस है बेटा जो क्या हो जाता है, स्वेलिंग हो जाती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला बेटा जी कोज एपिकल हुक फॉर्मेशन इन डाइकोट सीडलिंग। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप समझिएगा जरा वर्ड को। आप ही कहते हो सर हमने एनाटॉमी के अंदर मॉर्फोलॉजी के अंदर पढ़ा था इस तरह से डाइकोट एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर होता है। हमने बेटा यहां पे कुछ नेमिंग की थी कि ये वाला जो पार्ट होता है उसे हम नाम देते हैं बेटा जी रेडिकल,
इस वाले पार्ट को बच्चा हम नाम देते हैं यहाँ पे रूट कैप। आप कहते हो सर ये जो है वो है कोटिलीडन, ये वाला जो पार्ट है वो है प्लूम्यूल, इस वाले पार्ट को आप बोलते हो एपिकोटाइल, और इस वाले पार्ट को आपने नाम रखा था बेटा जी यहाँ पे हाइपोकोटाइल। आई होप ये सब वर्ड आपको याद होंगे। आप लोगों ने बेटा जी मॉर्फोलॉजी वाले चैप्टर में जब आपने बातें की थी सीड के अंदर डाइकोट और मोनोकोट का सीड या एम्ब्रियो का डायग्राम कैसा होता है, सब बातें मैंने आपको पढ़ाई थी, आपको लिखवाई थी। तो जरा सोचना, अभी डाइकोट का प्लांट अपने आप को ग्रो कर रहा है बेटा जी, तो आप ये कहते हो सर ये प्लूम्यूल बाहर निकल के आता है और ये यहाँ पे गिव राइज करता है सूट को। अब सोचो, मैंने बेटा यहाँ पे वर्ड लिखा है सीडलिंग, मैंने एक वर्ड लिखा है बेटा सीडलिंग। अब जब एक सीडलिंग आपका ग्रो करता है, एक सीडलिंग आपका ग्रो करता है, एक सीडलिंग आपका जब ग्रो करता है तो ये प्लूम्यूल बाहर निकल के आ रहा होगा। तो आप ही कहते सर प्लूम्यूल के पास एक्चुअली क्या बैठा है, यहाँ पे आपका एपिकल मरिस्टम है, जो यहाँ पे डिवाइड कर करके बेटा जी यहाँ पे अपने आप को ग्रो कर रहा होगा। तो जब धरती से ये पास ऑन होता है तो उस टाइम पे इस एपिकल सेंसिटिव पार्ट को बचाने के लिए, इस एपिकल सेंसिटिव पार्ट को बचाने के लिए क्या होता है, एपेक्स का पार्ट ऐसे ट्विस्टेड टिल्ट हो जाता है। तो आप ये कहते हो अगर हम एक सीडलिंग को देखें तो आपको ऐसा दिखाई देगा कि सर जब सोयल से कोई प्राणी निकल रहा हो तो उस टाइम पे उसका टिप का जो पार्ट होता है वो इस तरह से घूम जाता है, ऐसे भूमिका बेटा वो हुक बन जाता है। आप पारा सोचो, ये जो टिप का पार्ट था उसके पास एपिकल मेरिस्टम बैठी हुई बेटा जी, और अगर ये जब बाहर होकर ऐसे निकलता तो चांस होता कि एपिकल पार्ट कहीं डैमेज ना हो जाए, एपिकल पार्ट कहीं डैमेज ना हो जाए। तो इस एपिकल पार्ट को उसने टिल्ट करवा के बेटा जी ऐसे हुक सा बनवा दिया ताकि वो इस एपिकल के मेरिस्टम को क्या कर सके बेटा जी यहाँ पे प्रोटेक्ट कर सके, और जैसे वो इसे जर्मिनेट कर जाएगा, एक प्रॉपर डिस्टेंस पे पहुंच जाएगा, उसके बाद वापस कैसा हो जाएगा यहाँ पे स्ट्रेट हो जाना है बेटा जी, वापस कैसा हो जाना है ये स्ट्रेट। तो आपने कहा ये टेम्परेरी जो हुक लाइक स्ट्रक्चर बनवाया गया, ये जो हुक शेप का स्ट्रक्चर बनवाया गया, इसका काम था ये इस पार्ट को प्रोटेक्ट करता है, ये इस पार्ट को प्रोटेक्ट करता है। ये प्रोटेक्ट करने के लिए भैया जी वो क्या कराता है, यहाँ पे एपिकल हुक की फॉर्मेशन कराता है बेटा जी डाइकोट के सीडलिंग में। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है, जस्ट टू प्रोटेक्ट द सेंसिटिव रीजन ऑफ द एपिकल मेरिस्टम, जस्ट टू प्रोटेक्ट द सेंसिटिव रीजन ऑफ द एपिकल मेरिस्टम, वो ऐसा काम करता है। याद रखना बेटा जी, इट कॉज एपिकल डोमिनेंस, ये बात आपको याद आती होगी सर ये सेम काम कौन कोज करता है, ऑक्सिन भी कोज करता है। यस यू आर राइट, ऑक्सिन भी ये काम करता है कि वो एपिकल डोमिनेंस कोज करता है, और ये भी यहां एपिकल डोमिनेंस कोज करता है। यहां से आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, साइटोकाइनिन एक ऐसा हार्मोन था जो एपिकल डोमिनेंस को इनहिबिट करता है और वो लेटरल शूट को अराइज करवाता है, बट ऑक्सिन एंड इथाइलिन बोथ इंड्यूस द एपिकल डोमिनेंस, ये दोनों एपिकल डोमिनेंस को बेटा जी यहां पे इंड्यूस करते हैं। चलिएगा, अब और क्या करता है, तो हम बात करते हैं बेटा राइस प्लांट की। इन राइस प्लांट इट elongate internodal segment of water merged stem। आप ही कहते हो सर राइस का प्लांट जो होता है उसमें हाँ पानी भरा रहता है राइस के खेत में। अब उस टाइम पे स्टेम अगर सोचो पूरा प्लांट अगर छोटे साइज का होकर पानी में डूब जाएगा यहाँ पे, तो जस्ट कि वहां पे ट्रांसपिरेशन प्रॉपरली और वो पानी को एब्जॉर्ब करे, तो ये चाहेगा वो पानी से बाहर निकल के आए। और अगर पानी के बाहर निकलना चाहता है तो सोच के देखेगा बेटा जी, अगर इस तरह से आपका कोई राइस का प्लांट है और ये बेटा जी पानी भरा हुआ है, उस खेत में ये पानी भरा हुआ है, तो आपने कहा सर ये हमारा राइस का प्लांट है जो छोटा सा है और यहां पे हमारे पानी में फिलहाल डूबा होता है। उसने क्या किया, वो रीजन जो पानी में डूबा हुआ है वो उनके इंटरनोड का साइज बढ़ा देता है। और अगर सोचिएगा इसके इंटरनोड का साइज अगर बढ़ाएगा तो वो हेल्प करेगा कि भैया जी वो क्या कर सके,
ये लीव्स जो भैया जी पानी में डूबे हुए थे वो कहां निकल के आ जाए बेटा जी, आपके बाहर निकल के आ जाए। वो हेल्प करता है कि लीव्स क्या हो जाए बेटा, जबकि पानी से निकल के बाहर। सोचो यहां पे मैं क्या बात कर रहा हूं बेटा तरुण, अगर इन दोनों के बीच का ये डिस्टेंस, मैं इस पार्ट की बात कर रहा हूं, अगर ये इंटरनोड का डिस्टेंस बढ़ेगा तो लीव्स कहां आ जाएंगे, ऊपर आ जाएंगे। वो इन दो के डिस्टेंस को बढ़ाएंगे, लीव्स कहां आ जाएंगे, ऊपर आ जाएंगे। वो ऐसे इस डिस्टेंस को बढ़ाएगा, लीव्स कहां आ जाएंगे, ऊपर आ जाएंगे। तो वो हेल्प करता है कि लीव्स पानी से कहां आए, बाहर आए। और वो क्या करता है बेटा जी यहाँ पे, इस इंटरनोड के डिस्टेंस को क्या करता है यहाँ पे, इंक्रीज करता है। तो मैंने मेंशन किया राइस के प्लांट में वो इलोंगेट करता है इंटरनोडल सेगमेंट ऑफ द वाटर मर्ज स्टेम, जो वाटर में मर्ज है स्टेम, उसके इंटरनोड डिस्टेंस को क्या करता है बेटा, जो यहाँ पे इंक्रीज करता है। ये बात आपको याद रखनी है। ये 4 फंक्शन हो गए, सारे सारे ग्रोथ प्रमोटिंग फंक्शन है। आपने 5 बोला, इट इंड्यूस रूट फॉर्मेशन and root hair formation and increase surface area for absorption। वो बेटा जी रूट फॉर्मेशन को इंड्यूस करता है, रूट के नंबर को बढ़ाता है। अब सोचिएगा जरा, यहां पे अगर रूट का नंबर बढ़ेगा तो क्या होगा, आप कहोगे सर सरफेस एरिया जो होगा वो बढ़ेगा, और इससे क्या होगा बेटा जी, आप कहोगे सर चीजों का एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा, चीजों का अगर एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा तो प्लांट की ग्रोथ ज्यादा होगी बेटा जी। तो इस बात को आपको याद रखना है। अगला पॉइंट याद रखना है बेटा जी, इंड्यूस flowering in pineapple and mango। समझो बेटा जी कि पाइनएप्पल में बहुत ज्यादा बेटा जबकि फ्रूट लगे तो फ्लोरिंग को इंड्यूस करता है बहुत ज्यादा बेटा। जब मैंगो के पेड़ में बेटा जी थाइलिन जो होता है उसका अगर हम स्प्रे करते हैं तो वहां पे आपका फ्लोरिंग का नंबर को इंड्यूस करता है, ज्यादा करता है। किसके केस में, पाइनएप्पल के केस में, अपने मैंगो केस में। ऐसी सब बातें अपने ऑक्सीजन के बारे में कही होगी, ये उसके जैसा ही अफेक्ट कर रहा है, सिनर्जेटिक अफेक्ट को शो कर रहा है, ये उससे मिलता अफेक्ट शो कर रहा है बेटा जी। तो ये बातें आपको याद रखनी, ये फ्लोरिंग कोज करता है। आपको बात याद रखनी बेटा जी, इट ब्रेक सीड डोरमेंसी, इट ब्रेक सीड एंड बर्ड डोरमेंसी। अगर कोई बर्ड बेटा जी यहां पे या सीड कोई डोरमेंसी में है तो ये उसकी ब्रेक करता है। आप कहोगे सर एग्जांपल के तौर पे अगर बात करो तो हम एग्जांपल की बात करते हैं बेटा जी, पीनट। पीनट में ये सीड डोरमेंसी को ब्रेक करता है। और आप याद रखना बेटा जी, ये कॉज करता है स्प्राउटिंग ऑफ पोटैटो ट्यूबर। आपने देखा होगा कई बार हमारे घरों में जो आलू होता है, या हम कहीं पर जब आलू को बोते तो आलू वहां पे जर्मिनेट कर जाता है। आप कहते हैं ना आलू के अंदर से एक छोटा सा ग्रीन सा पार्ट उसकी आग से ग्रो होना शुरू हो जाता है। तो आलू की स्प्राउटिंग, स्प्राउट आप कहते हैं खार में खाते हैं ना, स्प्राउटिंग चीजों को उगाने का काम करते थे, हम वही बात यूज कर रहे हैं। ये पोटैटो के ट्यूबर को स्प्राउटिंग करवाता है, उसको उगाने का काम करता है। और बेटा जी पीनट की भी सीड की डोरमेंसी को क्या करता है, ये ब्रेक करता है। तो ये एक अच्छे काम भी कर रहा है और एक वाइडली यूज्ड हार्मोन है जो एग्रीकल्चर में यूज होता है बेटा जी, क्योंकि ये दोनों काम करेगा। तो मैंने आपको वो एक्टिविटीज बताई जो सारी की सारी बेटा जी यहाँ पे हेल्प करने वाली प्लांट की ग्रोथ में। तो आप देख सकते हैं कि एक्टिविटी को दोबारा से, ये यहाँ पे बेटा जी कोज करता है हॉरिजॉन्टल ग्रोथ को एंड कोज करता है स्वेलिंग की एक्सिस को बेटा जी। आप ये कहते हो सर ये कोज करता है एपिकल हुक की फॉर्मेशन के अंदर डाइकोट सीडलिंग। आप कह सकते हो सर ये यहाँ पे आपके एपिकल डोमिनेंस को कोज करता है। और जो भी डीप वाटर वाले प्लांट है लाइक राइस, ये उनके अंदर बेटा जी यहाँ पे जो डीप वाटर के स्टेम है उसके अंदर ये इंटरनोड के डिस्टेंस को बढ़ा के उसको बाहर लाने का काम करता है। आपने कहा सर ये साथ में यहाँ पे रूट फॉर्मेशन को या रूट हेयर की फॉर्मेशन को इंड्यूस करके यहाँ पे सरफेस एरिया को बढ़ाता है। ये अच्छे काम ये करने लग रहा है यहाँ पे बेटा जी। आपने कहा सर ये फ्लावरिंग भी कोज करता है पाइनएप्पल में और किसमें बेटा जी, मैंगो के प्लांट में। सीड की डोरमेंसी को ब्रेक करता है पीनट में, या स्प्राउटिंग करवाता है किसके, ये पोटैटो ट्यूबर के। सब के सब उसने अच्छे काम किए। अगर हम और अच्छी बात करें तो और अच्छी क्या बात करेंगे बेटा जी,
induce female flower formation in cucumber. ये थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा जबरदस्त बन जाता है आपकी नीट में। कैसे? ये फीमेल कैरेक्टर के नंबर को बढ़ाता है। ये सोचिएगा, अगर फीमेल फ्लावर ज्यादा आएंगे तो रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सीड्स ज्यादा होगा, क्योंकि फीमेल के अंदर आप ये कहते हो सर स्टिग्मा है, स्टाइलर, ओवरी है फीमेल फ्लावर में, तो ओवरी के अंदर तो सर सीड लगता है, ओवरी ही तो राइपन होकर क्या बनती है, फ्रूट बनती है। तो हम ये चाहते हैं किसी प्लांट में फ्रूट फॉर्मेशन ज्यादा हो, किसी प्लांट में बेटा जी यहाँ पे सीड फॉर्मेशन ज्यादा होती है। क्या चाहता है, कुकुम्बर में फीमेल फ्लावर के नंबर को बढ़ाता है, ताकि वहां पे बेटा जी आपका रेट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो सके, वहां पे इंक्रीज हो सके। ये हमने 8 एग्जाम ऐसे पॉइंट की बात की जो सारे के सारे बेटा जी यहाँ पे ग्रोथ को प्रमोट करने वाले हैं, जो ग्रोथ को प्रमोट करने वाले हैं। एक लाइन कोड समझना बेटा जी, वो ये करता है और उसकी करने की वजह से फायदा होगा, उस फायदे की बातें हम करेंगे। उसकी दूसरी हेडिंग डलवा के यहाँ पे जरा देखिएगा बेटा जी, अगली हम बात क्या करते हैं। ये तो थी ग्रोथ प्रमोटिंग फंक्शन। अब हम बातें करते हैं बेटा जी ग्रोथ इनहिबिटिंग फंक्शन। ये दोनों फंक्शन शो करता है बेटा जी। तो तरुण हम बातें करेंगे यहाँ पे इसके बारे में बेटा जी। यहाँ पे सबसे पहले cause sensation of leaf। ये लीफ की बेटा जी येलोइंग कॉज करता है, सेंसेशन कॉज करता है। जब एक बुढ़ा हो जाता है लीफ, तो बेटा जी उसका सेंसेशन कॉज करवाने का काम करता है बेटा जी। आपको याद रखना है बेटा जी, ये भी इट कॉज ऑब्सेशन ऑफ टिश्यू, ऑर्गन, लीफ, फ्लावर एंड फ्रूट। ये बात आपको समझना है। जैसे आपने एब्सिसिक एसिड के बारे में कहा था कि वो एब्सेशन कॉज करवाता है, जैसे मैंने आपको बेटा जी ऑक्सिन में कहा था कि ऑक्सिन भी अर्ली एज में तो प्रिवेंट करता है बेटा जी एब्सेशन को, बट आपने कहा था जब वो मैच्योरिटी में हो जाता है, ओल्ड जब लीफ होते हैं, तो वो वहां पे एब्सेशन कॉज करवाने में हेल्प करवाता है बाय फॉर्मेशन ऑफ द इथाइलिन। तो एक्चुअली एब्सेशन जब करवाता है वो ओल्ड लीफ का, तो वो ऑक्सिन नहीं करवाता, ऑक्सिन इसका प्रोडक्शन करवाता है। वो करता कौन है बेटा जी यहाँ पे, इथाइलिन करता है। तो इथाइलिन क्या कॉज करता है बेटा जी यहाँ पे, एब्सेशन कोज करता है। किसका, टिश्यू का या किसी ऑर्गन का, मैं कहूंगा किसी लीफ का, किसी फ्लावर का या फिर किसी फ्रूट को गिराने का काम भी करता है। कौन मेरे भाई यहाँ पे, इथाइलिन। ये वो फंक्शन है जो मैच करते हैं बेटा जी उसके विद द एब्सिसिक एसिड। तो मैंने कहा इसकी ग्रोथ इनहिबिटिंग एक्टिविटी भी है और ग्रोथ प्रमोटिंग भी है। तो ये उसकी बातें आपको समझनी है। सबसे जबरदस्त इसका काम क्या है जिसके लिए पहचाना जाता है, वो क्या है बेटा जी, इट कोज fruit ripening by increasing, या मैं कहूंगा, मैं पूरी तरह से अगर इस चीज को लिखूं तो आप उसको इस तरह लिखिएगा बेटा जी। ये बड़ा 1 नंबर में क्वेश्चन आता है, व्हाट डू मीन बाय रेस्पिरेटरी क्लाइमेटिक। ये क्वेश्चन 1 नंबर में आता है आपके सब्जेक्टिव पेपर के लेवल का क्वेश्चन बता रहा हूं बेटा जी कि रेस्पिरेटरी क्लाइमेटिक का क्या मतलब होता है। तो इसका मतलब होता है इंक्रीज इन रेट ऑफ रेस्पिरेशन ड्यूरिंग फ्रूट राइपनिंग। ये फ्रूट की राइपनिंग कोज करता है और ये उस टाइम पे रेट ऑफ रेस्पिरेशन को भी बढ़ाता था। हमने कहा उस फिनोमिना का नाम होता है रेस्पिरेटरी क्लाइमेटिक। तो याद रखना, इट इज नोन एज फ्रूट राइपनिंग हार्मोन।
अगर दुनिया में फ्रूट राइपनिंग हार्मोन कोई है तो वो कौन है बेटा जी? आपका यहाँ पे इथाइलिन है। इट इज नोन एज फ्रूट राइपनिंग हार्मोन। ये बातें आपको याद रखना है। एक याद रखना बेटा जी, इन कॉटन, चेरी एंड वॉलनट it cause abscission of flower and fruit and help in thinning of fruit। बड़ा जबरदस्त सा क्वेश्चन है। कई बार हमसे बच्चे पूछते हैं थिनिंग ऑफ द फ्रूट का क्या मतलब होता है। सोचो जरा इसका क्या मतलब है। आपने कहा सर एक पेड़ के ऊपर बहुत ज्यादा फ्लावर आ गए और बहुत ज्यादा फ्रूट बनने वाले हैं, तो आप ये कहते हैं सर फ्रूट बनता कैसे? तो हम एक बात समझाते हैं आपको कि भाई जो भी फूड उसके अंदर बनने लग रहा है प्लांट में, वो एक्सेस ऑफ फूड को अपने फ्रूट में जमा करता है, वो ओवरी की वॉल में फूड को जमा करता है। अब सोचो अगर एक पेड़ पे बहुत सारे फ्रूट ओरिजिनेट हो गए, बहुत सारे फ्लोर आए हुए, तो वहां पे जब वो अपने फूड को जमा करेगा तो हर एक ओवरी की वॉल में ज्यादा फूड तो जमा नहीं हो पाएगा ना। क्या बोला मैंने? दोबारा सुनना वर्ड को। सपोज करो ये एक प्लांट है सचिन, ये एक प्लांट है। इस प्लांट में बेटा जी हम ऐसा मान लेते हैं कि 1000 फ्लोर आ गए। तो सर इन 1000 फ्लोर में अगर फर्टिलाइजेशन होता है यहां पे, तो आप ये कहते हो सर मान लेते हैं 1000 यहां पे फ्रूट बनने वाले। अब सर फ्रूट जब बनता है जब हम ऐसी बातें करें कि ओवरी की वॉल में फूड डिपॉजिट होता है, ओवरी की वॉल स्वेलन जब हो जाती है तो वहां पे फ्रूट फॉर्मेशन होती है। अब सर इस प्लांट को इन 1000 फ्रूट को बनाने के लिए खाना स्टोर करना पड़ेगा। इस प्लांट के पास अगर इतना खाना नहीं हुआ तो वो थोड़ा थोड़ा खाना इसमें जमा करेगा, तो ये फ्रूट का साइज जो रह जाएगा बेटा जो स्मॉल रह जाएगा। तो सर यहाँ पे मोटे मोटे फ्रूट नहीं लगेंगे, छोटे छोटे फ्रूट लगेंगे। बट अगर हम ऐसा कर दे कि इसके फ्लावर का नंबर जो 100 आए थे, हम उसको बस यहाँ पे 200 ही फ्लावर रखें और बाकी 800 फ्लावर का बेटा जी हम यहाँ पे एब्सेशन कोज कर दे। हमने 800 फ्लावर गिरा दिए, सिर्फ उसमें 200 फ्लावर रखे, तो क्या होगा? आप कहोगे सर इसका मतलब अब वो 1000 फ्लावर से 1000 फ्रूट बना था, वो खाना अपना 1000 जगह जमा कर रहा था, अब वो सिर्फ 200 जगह ही अपना खाना जमा करेगा। तो आप कहोगे सर इसकी वजह से इन फ्रूट्स का साइज कैसा होगा बेटा जी? यहाँ पे प्रॉपर साइज के होंगे। ये बहुत छोटी सी बात है बट समझने वाली बात है। अगर भाई एक लार्ज अमाउंट में फ्लोरिंग हुई है और लार्ज नंबर ऑफ द फ्रूट लगेंगी, तो भाई वो खाना कितने फ्रूट में जमा कर पाएगा, कितनी ओवरी वॉल में कितना खाना जमा करेगा, और अगर खाना प्रॉपर्ली जमा नहीं करेगा तो साइज जो होगा बेटा जी फ्रूट का वो छोटा रह जाएगा। तो हमने कम चाहते हैं फ्रूट का साइज प्रॉपर हो, तो हमने क्या किया, जो एक्सेस ऑफ द फ्लोरिंग थे हमने उसको गिरा दिया, जो एक्सेस ऑफ द बेटा जी यहाँ पे फ्रूटिंग हुई थी हमने उसको गिरा दिया, ताकि एक नंबर यहाँ पे मेंटेन रहे और हम उसमें प्रॉपरली खाने को जमा कर सके। तो हम कहेंगे उस फिनोमिना का नाम होता है बेटा जी यहाँ पे थिनिंग ऑफ द फ्रूट कर देते हैं, ताकि हम एक्सेस वाले को क्या करें बेटा जी यहाँ पे गिरा दे। और एक्सेस वाला जब गिर जाएगा बेटा जी तो बाकी जो बचे उनमें प्रॉपरली अगर फूड जमा हो जाएगा तो उनका साइज बेटा जी यहाँ पे प्रॉपरली मेंटेन रहेगा। ये एक बड़ी जबरदस्त फिनोमिना है जो आपको याद रखनी है बेटा जी यहाँ पे। चलिए ये टॉपिक था। अब यहां पे हमारे एक बात पूछी जाती है कि हम एग्रीकल्चर में बहुत ज्यादा यूज करते हैं, तो ये किस तरह से हम यूज करते हैं? तो हम बता दें बेटा जी, मार्केट में मिलता है इथाइलिन और एक सॉल्यूशन की फॉर्म में मिलता है। सॉल्यूशन का नाम होता है बेटा जी इथेफॉन। इट इज ए सॉल्यूशन that absorbed by plant and slowly release इथाइलिन।
ये हम बेटा जी एक आर्टिफिशियल वे की बात कर रहे हैं कि हम इथेफॉन नाम का केमिकल आता है मार्केट में, हम उसका स्प्रे करते हैं और उसको प्लांट एब्जॉर्ब कर लेता है ये इथेफॉन, फिर उसके अंदर जाके बेटा जी इथाइलिन को रिलीज करते हैं। ये केमिकल जो हम यूज करते हैं जो सोर्स होता है इथाइलिन इन दी प्लांट बेटा जी। आपको इथेफॉन का नाम याद रखना है, ये हम यूज करते हैं। अब छोटी छोटी बात कर लेते हैं। ये गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करने वाला इकलौता हार्मोन है। अगर कोई पूछे आपसे इसके प्रिकर्सर का क्या नाम है, ये किस से बनता है, तो आपको नाम याद रखना है बेटा जी मिथ्योनिन। अमीनो एसिड, मिथ्योनिन अमीनो एसिड प्रिकर्सर ऑफ इथाइलिन। इथाइलिन का अगर कोई प्रिकर्सर है जिसको बनाने के लिए प्लांट यूज करता है तो वो है बेटा जी आपका यहाँ पे अमीनो एसिड, दैट इज मिथ्योनिन। इसी के साथ बेटा जी आपके पीजीआर सारे समाप्त होते हैं, आपका टॉपिक खत्म होता है। अब हमारे चैप्टर में एक टॉपिक बचा है बेटा जी फोटोपैरेडिज्म, जो हम शुरू करेंगे बेटा जी आपके नेक्स्ट वीडियो से। एंड अब आगे 2 वीडियो और आएंगे जिसमें हम ज्यादा बड़े वीडियो ना बना के छोटे छोटे 2 वीडियो और बनाऊंगा, उसमें हमारा एक चैप्टर समाप्त हो जाएगा। इस चैप्टर में जो भी आपके डाउट्स हैं, मंडे को जब हम स्कूल में मिलेंगे तो उसमें आपके छोटे छोटे डाउट सारे लेंगे बेटा जी, ताकि आपके जो भी चीजों की कमियां रह गई होंगी वो हम वहां पे ठीक कर सके आपके। और उसके साथ ही बेटा जी आपका चैप्टर समाप्त हो जाता है। एंड थैंक यू वेरी मच। श्रुति, भूमिका आप लोग प्रॉपरली देख रहे हो, मीनाक्षी आप लोग वीडियो देखते हैं, मुझे नोट्स भेज रहे हो, ईशा ने नोट्स भेजे मुझे, सचिन भेज रहा है, सॉरी सचिन ने नहीं भेजे, रोबिन भेज रहा है, एंड तरुण भेज रहा है, पारस भेज रहा है। ये बॉयज में अच्छी बात है, बट पता नहीं परमजीत कहाँ है, मक्कर कहाँ है और आपका आर्यमान कहाँ है, उन लोगों ने कोई नोट्स नहीं भेजे। लड़कियों के अंदर प्रिया कहाँ है, प्रिया, स्वाग, राखी, इन लोगों के, मुस्कान वगैरह के कोई नोट्स नहीं है मेरे पास में अभी तक। सो आई डोंट नो ये बच्चे देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं, बट यस बाकी लोग जो है वो भेज रहे हैं मुझे नोट्स, तो अच्छा लग रहा है कि आप लोग देख रहे हो। प्लीज इट्स ए हम्बल रिक्वेस्ट, आप इसको इनको खत्म करके आना है, सो दैट हम मंडे को आपके डाउट ले सके और हम आगे भैया जी चीजों को चला सके। क्योंकि मैं चैप्टर ऑनलाइन में खत्म कर रहा हूँ बेटा जी, हम स्कूल में जाके अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे और जो भी आपके डाउट्स वगैरह वो हम स्कूल में जाके लेने वाले हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच बच्चा।